टू फेस लिक्विडिटी डिसरप्शंस। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ ऑफ बैंक्स टू फेस लिक्विडिटी डिसरप्शन। अगर लिक्विडिटी में कोई डिसरप्शंस आती हैं तो ये बैंकों की शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर एक स्ट्रेंथ है। तो हम यहाँ पे किस चीज की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? सो वी आर टॉकिंग अबाउट LCR, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। वी आर टॉकिंग अबाउट लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो प्रमोट करती है शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ ऑफ बैंक्स को टू फेस लिक्विडिटी डिसरप्शन। तो अगर बैंक में कोई लिक्विडिटी का इशू आता है तो उसको टेक केयर करने के लिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का कंसेप्ट है। इससे क्या है कि बैंकों के पास एनफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स अवेलेबल रहते हैं। तो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो किस पार्ट को कवर करता है? सो LCR, इट एंश्योर्स एनफ लिक्विडिटी, एनफ लिक्विडिटी। और इस पर्पस के लिए बैंक्स क्या मेंटेन करते हैं? हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स को मेंटेन करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर इनको सेल किया जा सके और लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट को मीट किया जा सके। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2, HQL में कौन कौन से HQL आते हैं? जरा इनको पढ़ लीजिए। लेवल 1A HQLA, लेवल 1B HQLA, लेवल 2A, लेवल 2B। कौन कौन से HQLA इनमें आते हैं? हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में कौन कौन से आते हैं? So what is included in high quality liquid assets? क्या क्या इंक्लूड होता है हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स में? इनकी कैटेगराइजेशन, इनकी ग्रुपिंग क्या क्या है? सो इनकी ग्रुपिंग है लेवल 2A एंड 2B अकॉर्डिंग टू द आंसर। लेवल 1A, लेवल 1B इस नाम के कोई HQLA नहीं है। सो देयर आर नो HQLA इन दिस नेम, इन दिस कैटेगरी और इन दिस कैटेगरी। अगर कोई कैटेगरी है तो लेवल 1 की कैटेगरी है और उसमें कोई सब ग्रुप्स नहीं है। ऑन द अदर हैंड लेवल 2 के लिए देयर इज सब ग्रुप A, देयर इज सब ग्रुप B। तो आंसर हमारा यहाँ पे है लेवल 2A एंड 2B अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। लिक्विडिटी कवरेज रेशियो का फोकस कहाँ पे है? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो फोकसेस ऑन लिक्विडिटी फॉर नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज, 30 वर्किंग डेज, 30 बिजनेस डेज। सो 30 कैलेंडर डेज, 30 बिजनेस डेज, 30 वर्किंग डेज। एंड 4 मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि ऐप इस समय उसमें कोई टेक्निकल इशू है और ऑलरेडी मैंने टीम को रिजॉल्व करने के लिए लिख दिया है एंड दे हैव अश्योर्ड मी दैट दे हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। मे बी अनदर 1 आवर और सो दे विल बी एबल टू रिजॉल्व इट। ऐसा मुझे एश्योरेंस दिया गया है एंड लेट अस होप इट इज डन बाय दैट टाइम। तो आप बार बार रिमाइंड भी करवाएंगे तो मेरा आंसर वही रहेगा आपके लिए। सो वी आर ऑलरेडी लुकिंग इनटू दैट। तो डिसरप्शन करेंगे तो आज का जो सेशन हम कर रहे हैं तो इस सेशन में बार बार हमें डिसरप्शन हो जाएगी, राइट? चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें हमारा आंसर बन जाएगा 30 कैलेंडर डेज। तो जो लिक्विडिटी हम देखते हैं अगले 30 दिन की देखते हैं, 30 कैलेंडर डेज के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रमोट लॉन्ग टर्म रेजिलियंस मीन्स स्ट्रेंथ विच रेशियो कैन बी यूज्ड? सो लिक्विडिटी स्टैंडर्ड जो है बेसल 3 के, उसमें 2 तरह की रेशियो है। एक शॉर्ट टर्म की रेशियो है जिसको हम LCR कहते हैं, एक लॉन्ग टर्म रेशियो है। वो रेशियो कौन सी है? टू प्रमोट लॉन्ग टर्म रेजिलियंस, सो विच रेशियो इज यूज्ड? कौन सी रेशियो को यूज करते हैं? यस, वेरी राइट। तो दिस इज NFSR। फुल फॉर्म क्या है NSFR का? प्लीज राइट फुल फॉर्म ऑफ NSFR। NSFR, व्हाट इज द फुल फॉर्म? इसका फुल फॉर्म क्या है?
नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो जो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर देखेगी। यानी इन लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स के लिए हमारे पास दो तरह की रेशियोज हैं, एक है एलसीआर जो शॉर्ट टर्म के लिए है, दूसरी है एनएसएफआर जो लॉन्ग टर्म के लिए है। LCR is applicable for a bank on solo basis, on consolidated basis. LCR बैंकों के ऊपर एप्लीकेबल है अकेले तौर के ऊपर, या एक से ज्यादा अगर बैंकों की सब्सिडरीज हैं तो पूरे के ऊपर। तो किस बेसिस के ऊपर एप्लीकेबल है? क्वेश्चन नंबर 5। सो किस बेसिस के ऊपर एप्लीकेबल हैं ये रूल्स? सो दीज आर एप्लीकेबल ऑन सोलो बेसिस। और सोलो बेसिस में जो हमारी ओवरसीज ब्रांचेस हैं उनकी फंक्शनिंग को भी इंक्लूड कर लिया जाएगा। सो इट ऑपरेट्स ऑन सोलो बेसिस इंक्लूडिंग दोज ब्रांचेस विच आर आउटसाइड द कंट्री। इंप्लीमेंटेशन ऑफ एलसीआर कब से शुरू हुआ? इंप्लीमेंटेशन ऑफ एलसीआर कब से स्टार्ट हुआ? सिंस व्हेन इट डिड स्टार्ट, कब से ये स्टार्ट हुआ? सो कब से ये स्टार्ट हुआ? So it started from 1st January 2015. Initially 60% कंप्लायंस के साथ स्टार्ट हुआ, लेकिन फ्रॉम 1st January 2019 100% बेसिस के ऊपर ये इंप्लीमेंट हुआ। सो इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेजेस में हुआ, इस रेशियो को धीरे धीरे करके बढ़ाया गया। जो प्रेजेंटली रेशियो है तो वो रेशियो है 100% होनी चाहिए। तो इनिशियली दिस रेशियो वाज 60%। सो 100% का इंप्लीमेंटेशन हुआ 1st January 2019 से। बैंक एसेट्स विच कैन बी रेडिली सोल्ड और यूज्ड एज कोलेटरल आर कॉल्ड। बैंक के वो एसेट जिनको हम रेडिली बेच सकते हैं और जिनको एज ए कोलेटरल ऑफर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू बेसल 3 लिक्विडिटी स्टैंडर्ड्स, इन एसेट्स को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल दीज एसेट्स? इन एसेट्स को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल? सो दीज आर नोन एज हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स, क्योंकि ये एसेट्स दीज आर फ्री फ्रॉम एनी चार्जेस, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। क्योंकि HQLA में हम उन्हीं को ले सकते हैं जिनके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, यानी दे कैन बी यूज्ड एज कोलेटरल ऑल्सो। क्योंकि अगर किसी प्रकार का कोई चार्ज होगा तो देन उसको एज ए कोलेटरल हम यूज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8। मार्केटेबल सिक्योरिटीज इशूड बाय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज and granted by government and assigned 20% risk weight are part of level 1, level 2A या level 2B HQLA। सो मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने इशू की हैं और इनको गवर्नमेंट ने गारंटी किया है और इनके ऊपर 20% का रिस्क वेट है। तो ये किसका पार्ट रहेंगी? लेवल 1 का, लेवल 2A का या लेवल 2B का? सो ये किसका पार्ट रहेंगी? 83, 83, 82, 81, 2, 3, 3, 2, 1 डिफरेंट आंसर्स हैं, मीन्स देर इज नॉट क्लैरिटी। तो इसमें क्लैरिटी नहीं है, इट शोज देर इज नो क्लैरिटी। चलिए आंसर को देख लेते हैं। सो इट इज प्राइमरीली लेवल 2A एसेट्स, लेवल 2A। तो काफी सारे स्टूडेंट ने आंसर इसका सही नहीं दिया है, वो चेक कर लेंगे कि इसका लेवल क्या है। सो इट इज प्लेस्ड अंडर लेवल 2A, सो आंसर विल बी नंबर 2। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विच कैन बी इंक्लूडेड इन लेवल 2A एसेट्स इफ रेटिंग इज। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को हम लेवल 2A में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन उस केस में उनकी रेटिंग क्या होनी चाहिए? व्हाट शुड बी देयर रेटिंग? उनकी रेटिंग क्या होनी चाहिए?
व्हाट शुड बी देयर रेटिंग, उनकी रेटिंग क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट शुड बी देयर रेटिंग। सो इनकी रेटिंग जो है मिनिमम ए माइनस, मिनिमम ए माइनस। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर डबल ए का दिया हुआ है। डबल ए तो सही है लेकिन डबल ए माइनस, सो डबल ए माइनस एंड अबव, क्योंकि डबल ए अपने आप में हायर ग्रेड बन जाएगा, तो इसलिए ध्यान रखना है इट इज डबल ए माइनस। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी इंक्लूडेड इन निफ्टी आर पार्ट ऑफ। कॉमन इक्विटी शेयर्स मीन्स पेड अप इक्विटी कैपिटल शेयर्स इंडियन कंपनी के, अगर वो निफ्टी के ऊपर उनकी लिस्टिंग है तो वो किसका पार्ट बनेंगे, लेवल 1 का, लेवल 2A का या लेवल 2B का। क्वेश्चन नंबर 10, सो दीज विल बिकम पार्ट ऑफ तो ये किसका पार्ट बन जाएंगे, पहले क्वेश्चन का नंबर जरूर डालिए सो दैट आई कम टू नो कि किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सो टू बी सो इन क्वेश्चंस की पूरी केस स्टडी बन सकती है 5 नंबर की, इसी प्रकार के उसमें क्वेश्चंस हो सकते हैं और अपने आप में ये केस स्टडी भी बन सकती है। सो दीज आर लेवल 2B एसेट्स, करेक्टली गिवन आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बैंक्स टू periodically buy, sell, monetize या securitize a portion of HQLA through repo oblique reverse repo to test sellability of such assets। रिजर्व बैंक गाइडलाइन देता है कि बैंकों को periodically बाय करना चाहिए, कि सेल करना चाहिए, कि मोनेटाइज करना चाहिए, कि सिक्योरिटाइज करना चाहिए HQLA का कुछ पार्ट, और ये एक्सरसाइज वो रेपो के थ्रू करेंगे कि रिवर्स रेपो के थ्रू करेंगे, ताकि वो जो सेलेबिलिटी है उसको टेस्ट किया जा सके। तो आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स देने हैं, एक रेपो रिवर्स रेपो के बीच में और एक बाय सेल मोनेटाइज एंड सिक्योरिटाइज के बीच में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, सो उनको मोनेटाइज करना चाहिए, सिक्योरिटाइज करना चाहिए, या उनको बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, रिवर्स रेपो के थ्रू करना चाहिए या रेपो के थ्रू करना चाहिए। So they should be monetized and this will happen through repo। उनको मोनेटाइज करना चाहिए and it will be through repo, monetize and repo। Question number 12, if an asset moves out of HQLA it can be included in HQLA for next how many days। अगर कोई एसेट HQLA से मूव कर जाता है यानी वो HQLA नहीं रहता तो उसको HQLA में इंक्लूड करेंगे फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी डेज, कितने अगले दिनों के लिए। इट कैन बी टेकन एज पार्ट ऑफ HQLA, अगले कितने दिनों तक उसको HQLA में हम इंक्लूड कर सकते हैं। For next how many days it can be included in HQLA। So it can be included in HQLA for the next 30 days, अगले 30 दिनों तक इनको इंक्लूड किया जा सकता है। लेवल 1 HQLA मस्ट बी मिनिमम हाउ मच ऑफ टोटल एलिजिबल HQLAs। तो जो HQLA लेवल 1 है वो कम से कम टोटल एलिजिबल HQLAs, तो जो HQLA लेवल 1 है वो कम से कम टोटल एलिजिबल HQLA का कितने % होना चाहिए। HQLA का कितने % होना चाहिए। यस क्विकली।
सो कितने परसेंट होना चाहिए? सो दे शुड बी मिनिमम 60%। तो जो HQLA हैं उनका ब्रेकअप क्या रहेगा कंपोजिशन में? इसमें 60% रहेंगे लेवल 1 और 40% मैक्सिमम। तो ये ध्यान रखना है, ये मिनिमम 60% है और ये मैक्सिमम 40% है, तो ये मैक्सिमम 40 हो सकते हैं। तो ये है हमारे L2 और L2 के अंदर देयर इज AL, LA एंड LB। नेक्स्ट क्वेश्चन, total HQLA given are 10,000 crore, maximum level of 2B can be, maximum level कितना हो सकता है? HQLA level 10,000 crores, maximum of level 2 LB can be how much? सो लेवल 2 हो सकते हैं मैक्सिमम 4,000। 15 लेवल 2B, तो लेवल 2 के नहीं पूछे, लेवल 2 के होते तो 4,000 आंसर होता। तो लेवल 2 के अंदर A एंड B में से जो B है, सो दैट कुड बी मैक्सिमम 15%, दिस मीन A इज 25%। तो देखिए इस क्वेश्चन को, क्या आपने ठीक से पढ़ा नहीं? कहाँ पे गड़बड़ है? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है लेवल 2B। सो लेवल 2 इट कैन बी मैक्सिमम 40%। इस 40% के अंदर जो लेवल A 2A है वो मिनिमम 25% और लेवल 2B इट कुड बी मैक्सिमम 15%। तो ध्यान रखिए ये मैक्सिमम है और ये इसके अंदर मिनिमम है और 40% अपने आप में मैक्सिमम है। इसको ध्यान से अपने माइंड में बिठा लीजिए। सो इट शुड बी 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन, HQLA level 2 value is given 3,500 crores. How much can be included in HQLA if these are within the prescribed limit? अगर ये prescribed limit के अंदर हों तो 3500 इनकी वैल्यू है, 3,500 इनकी वैल्यू है लेवल 2A की, तो कितना अमाउंट हम HQLA में इंक्लूड कर पाएंगे if these are otherwise in prescribed limits? If these are otherwise in prescribed limit, तो कितनी वैल्यू हम इंक्लूड कर पाएंगे? How much value we will be able to include? कितनी वैल्यू इंक्लूड कर पाएंगे? 700, 14,000 crores, 14,000 crores, 875, 875, 875, 525, 875 के आंसर ज्यादा हैं। लेवल 2A सो इट विल बी 2975, क्योंकि इसके ऊपर हमने उसको भी रिड्यूस करना है, हेयर कट को भी। अगर उनकी वैल्यू 3,500 है तो यहाँ पे ध्यान रखिए वैल्यू किसकी दी हुई है? वैल्यू 2A की दी हुई है। कितनी वैल्यू है 2A की? 3,500 वैल्यू है और उसके ऊपर हेयर कट कितना है? 15% का। इट मीन हम कितनी वैल्यू लेंगे? 85% वैल्यू लेंगे। सो 85 इंटू 3,500, सो दिस वैल्यू विल बी टेकन। चेक करिए इसमें क्यों गलत न कर रहे हैं आप। एक भी आंसर मैंने इसमें सही नहीं देखा है। चेक करिए क्या क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हैं? why we have not been able to make a proper calculation? देखिए चेक करिए क्या गड़बड़ है, क्यों है ये मिस्टेक। कर लीजिए एक बार चेक। नंबर 14 में भी यही हुआ, नंबर 15 में भी यही हुआ। थोड़ा सा हम डीप गए हैं तो प्रॉब्लम आना शुरू हो गया है। देखिए चेक करिए वेयर इज द प्रॉब्लम। चेक करिए वेयर इज द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेवल 2 कितना होगा ऑफ सम ऑफ एडजस्टेड अमाउंट ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लेवल 2 एसेट्स का कितना होगा? तो ये कितना है? तो इट इज ऑफ सम ऑफ एडजस्टेड अमाउंट ऑफ लेवल 1 एंड लेवल 2, क्योंकि हमने लेवल 1 और लेवल 2 का एडजस्टमेंट भी करना होता है।
तो ये वैल्यू कितना होगा, हाउ मच दिस वैल्यू शुड बी। सो हेयर कट में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हेयर कट मीन्स डिस्काउंट, तो 15% का डिस्काउंट के ऊपर वैल्यू लेनी होगी। हेयर का कट का मतलब होता है डिस्काउंटेड डिस्काउंट, तो 15% डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट के बाद वैल्यू लेनी है, तो दिस मीन 85% वैल्यू लेंगे ऑफ द गिवन वैल्यू। सो क्वेश्चन नंबर 17, सॉरी नॉट 17, सो इट इज 15/85, तो हम इतनी वैल्यू लेंगे कैलकुलेट करने के लिए, दिस विल बी द वैल्यू। तो पहले हम क्या करेंगे, एडजस्टेड अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, किसका, लेवल 1 का और लेवल 2 का, एंड वट एवर द अमाउंट, फिर उसको 15/85 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नेट कैश फ्लोज आर कैलकुलेटेड एज, जो टोटल नेट कैश फ्लोज हैं उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नेट कैश फ्लोज आर कैलकुलेटेड एज, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ दीज आर कैलकुलेटेड, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाउ दीज आर कैलकुलेटेड, हाउ दीज आर कैलकुलेटेड। कंफ्यूजन नगविश तब है जब आप इसको ठीक से डिटेल में डेप्थ में जाके आपने रीड नहीं किया, इसको दोबारा से रीड करना। सो टोटल नेट कैश फ्लो आर कैलकुलेटेड एज, तो इसको इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं, इनफ्लो और 75% ऑफ आउटफ्लो विच एवरेज मिनिमम। टोटल नेट कैश आउटफ्लोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनफ्लोज और 75% ऑफ आउटफ्लोज विच एवरेज मिनिमम। और लास्ट में एक क्वेश्चन का और आंसर दे दीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नहीं है, मैं उसको लिख रहा हूं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सो राइट फॉर्मूला फॉर LCR का फार्मूला लिख दीजिए, क्या होगा, व्हाट विल बी फार्मूला फॉर LCR, LCR का फार्मूला क्या रहेगा। LCR का फार्मूला होगा HQLA डिवाइडेड बाय नेट कैश आउटफ्लो फॉर 30 कैलेंडर डेज, नेट कैश आउटफ्लो ओवर नेक्स्ट 30 कैलेंडर डेज, तो ये रहेगा उसका फॉर्मूला। फ्रेंड्स, रिस्क मैनेजमेंट के और रिटेल बैंकिंग के MCQs, मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन, यानी पिछले सालों में पूछे गए क्वेश्चंस जो भी हम कलेक्ट कर पाए, वो 4 मार्च से 4 दिसंबर यानी कल से अवेलेबल होंगे ऐप के अंदर। और हमारे कुछ स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन किया था, तो मैं पहले उनको क्लैरिफाई कर रहा था बाकी स्टूडेंट्स को, ऐप इस समय देयर इज सम टेक्निकल इशू एट दिस मोमेंट, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड माय टीम कि इसको क्विकली रिजॉल्व करिए, एंड दे हैव अश्योर्ड मी दे आर वर्किंग ऑन दैट, और उन्होंने अश्योरेंस किया कि हम जितनी जल्दी हो सकता है इसको करेंगे। तो रफली उन्होंने मुझे कहा है इट मे टेक एन आवर और सो। तो मीनवाइल आप क्लास ज्वाइन कर रखे हैं तो इसका बेनिफिट लीजिए, एंड वी होप कि बाय द टाइम वी कंप्लीट दिस क्लास तो ऐप दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी उसकी वर्किंग। सो देयर इज सम टेक्निकल इशू, द टीम इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट। चलिए आगे चलते हैं। तो रूल्स, फिडाई रूल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है फिडाई रूल्स के अंदर, लेट अस नाउ स्टार्ट इट। दिल्ली में एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, सो हम लोग कैसे ज्वाइन करेंगे रिटेल की क्लास, तो आप दिल्ली वाले ईमेल कर देंगे और ईमेल के साथ
वो अपना जो एडमिट कार्ड है जिसमें दिल्ली लिखा हो वो भेज देंगे तो उनको हम परमिट कर देंगे। सो दिल्ली के जो स्टूडेंट हैं या अहमदाबाद के भी स्टूडेंट हैं या एक सिटी और है जहाँ के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपना एडमिट कार्ड जिसमें उनका सेंटर लिखा हो अगर वो हमें भेज देंगे तो उनको हम इन क्लासेस में परमिशन दे देंगे रिटेल एंड रिस्क की क्लासेस के लिए। यस, लिंक आपको मेल के थ्रू रिसीव होगा, यानी यूट्यूब के ऊपर सीधे जाके जैसे आजकल आप कर रहे हैं इस तरह से लिंक आपको नजर नहीं आएगा, आपको ईमेल के थ्रू हम लिंक भेजेंगे। चलिए, फिडाई रूल्स। सो फिडाई का फुल फॉर्म क्या है, पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। नोट कर लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो फिडाई एक रेगुलेटर है, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है या गवर्नमेंट अथॉरिटी है? तो फिडाई क्या है? फिडाई क्या है? तो जिन सेंटर का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है वो हमारे पास भी हैं, तो वो स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड का शॉट लेकर के ईमेल में डाल देंगे तो उनको मंडे की क्लास का बेनिफिट हम प्रोवाइड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। सो इट इज ए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है फिडाई। फॉर इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज डील्स ऑफिशियल टाइमिंग कौन सी है? 9 से 5, 10 से 5, 10 से 6। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज डील्स के लिए अकॉर्डिंग टू फिडाई ऑफिशियल टाइमिंग क्या है? व्हाट इज ऑफिशियल टाइमिंग? क्वेश्चन नंबर 2। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने अभी तक भी लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं किया है, मुझे क्लास बीच में नहीं रोकनी पड़ेगी, आई डू नॉट वांट, लेकिन एट द सेम टाइम जिन्होंने नहीं किया क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर देंगे। अभी आधे स्टूडेंट्स रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दिया है 1 एंड आंसर 1 इज करेक्ट ऑल्सो। सो 9 AM to 5 PM फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स मंडे टू फ्राइडे ओपन हो सकती हैं, मंडे टू सैटरडे ओपन हो सकती हैं या मंडे टू संडे हो सकती हैं। फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल्स के लिए किन किन दिनों में हो सकती हैं? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स, फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल्स के लिए किन किन दिनों में हो सकती हैं? फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन फॉर इंडिविजुअल्स बैंक किस किस दिन को परमिट कर सकते हैं? सो यहां पे हम आंसर सही नहीं दे रहे हैं। सो इट कैन बी ऑन एनी ऑफ दीज डेज अकॉर्डिंग टू देयर इंटरनल पॉलिसी। मंडे टू फ्राइडे क्योंकि इंटरबैंक मार्केट्स बंद रहते हैं, इस बात का ध्यान रखना, 2 बातें होती हैं, आपको इसमें कंफ्यूजन हो गया है। एक होता है इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस, एक होती हैं ट्रांजैक्शंस विद कस्टमर्स, यानी ट्रांजैक्शंस विद कस्टमर्स आर इंटरनल। सो इंटरबैंक ट्रांजैक्शंस ये मंडे टू फ्राइडे ही रहेंगी, लेकिन विद द कस्टमर्स बैंकों के पास डिस्क्रिशन है। नॉर्मली बैंक क्या करते हैं, जो मेजर ट्रांजैक्शंस हैं, लार्ज साइज ट्रांजैक्शंस हैं, वो नहीं करते, लेकिन वो स्मॉल साइज जो ट्रांजैक्शंस हैं उनमें इतना बड़ा रिस्क नहीं होता, इसीलिए वो कस्टमर को ओबलाइज करने के लिए स्मॉल साइज की ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। इसीलिए अथोराइज डीलर्स को ये डिस्क्रिशन दिया हुआ है कि वो अपनी इंटरनल पॉलिसी के मुताबिक दे कैन अंडरटेक दीज स्मॉल अमाउंट ट्रांजैक्शंस। आई होप दिस इज क्लियर, ये सभी को क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिडाई रूल्स नॉन हॉलीडे हम किनको कहते हैं? फिडाई रूल्स के मुताबिक हम नॉन हॉलीडे किसको कहते हैं? किसको कहेंगे नॉन हॉलीडे? फॉर फिडाई रूल्स ए नॉन हॉलीडे इज, नॉन हॉलीडे किसको कहेंगे हम? सो किसको कहा जाएगा नेम नॉन हॉलीडे? सो कोई भी हॉलीडे जो हमें पता चल जाती है एटलीस्ट 3 वर्किंग डेज इन एडवांस, तो अदर्स आर सडनली डिक्लेयर्ड हॉलीडेज।
सो नोन एटलीस्ट 3 days इन एडवांस, जो 3 दिन पहले हमें पता चल जाए. September 6, 7, 8 and 9, these are working days. 9th will be declared holiday if declared on. 6, 7, 8, 9 ये वर्किंग डेज हैं. 9th will be declared holiday अगर इसको कौन सी डेट को डिक्लेयर कर दिया जाए. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. सो इट शुड बी नोन ऑन 5th of September. 5 सितंबर को वो पता चल जाए. तो उसके बाद 6, 7 और 8 3 दिन हो जाएंगे. तो 5th सितंबर को अगर उसकी जानकारी मिल जाए तो उसको नॉन हॉलीडे कैटेगरी में डाल लिया जाएगा. ओवर ड्यू फॉरेन करेंसी बिल परचेज्ड बाय बैंक, इसको क्रिस्टलाइज करना है अगर, तो कैसे करेंगे और कब करेंगे. क्रिस्टलाइज करने का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन, सो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब होता है फॉरेन करेंसी को हम इंडियन करेंसी लायबिलिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. फॉरेन करेंसी लायबिलिटी इज कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी लायबिलिटी टू स्टॉप एक्सचेंज रिस्क. एक्सचेंज रिस्क को स्टॉप करने के लिए. तो अगर फॉरेन करेंसी बिल ओवर ड्यू हो जाए तो बैंक उसको क्रिस्टलाइज करते हैं. कब करते हैं और कैसे करते हैं, यानी डेट कौन सी रहेगी और रेट कौन सा रहेगा. डेट कौन सी रहेगी, सो डेट भी बोल देना है कौन सी डेट को किया जाएगा. तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू बैंक डिस्क्रिप्शन. तो ये बैंक डिस्क्रिप्शन के मुताबिक होगा, यानी बैंक अपनी पॉलिसी बनाएंगे. प्रीवियसली देयर यूज्ड टू बी 30 days पीरियड. पहले लॉन्ग बैक हुआ करता था 5-6 साल पहले 30 days का पीरियड क्रिस्टलाइजेशन के लिए, लेकिन अब है ये बैंकों का डिस्क्रिप्शन. और दूसरा, इसमें जो फॉरेन करेंसी लायबिलिटी कन्वर्ट करेंगे इंडियन करेंसी में, वो टीटी सेलिंग रेट के ऊपर होगी. और याद रखना है, अगर ये इंपोर्ट बिल है, ये तो एक्सपोर्ट बिल है, अगर ये इंपोर्ट बिल होता तो इंपोर्ट बिल के अंदर हम बिल्स सेलिंग रेट के ऊपर ये कन्वर्जन करते हैं. अगर एक्सपोर्ट है तो टीटी सेलिंग, अगर इंपोर्ट है तो बिल्स सेलिंग के ऊपर ये कन्वर्जन होगी. बिल इन इंडियन करेंसी एट साइट विदाउट लेटर ऑफ क्रेडिट, इसका नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या रहेगा. सो देयर इज ए बिल इन इंडियन करेंसी. इंडियन करेंसी में ड्रॉ किया हुआ बिल है, लेकिन एलसी में वो नहीं ड्रॉ किया गया. इसका नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या रहेगा. सो व्हाट विल बी इट्स नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड. नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड इसका क्या रहेगा. सो व्हाट विल बी इट्स नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड. व्हाट विल बी इट्स नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड. इसका नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड क्या रहेगा. नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड रहेगा 20 days का. और अगर ये फॉरेन करेंसी में होता है तो फिर होता है 25 days का. चेक कर लेंगे इसको ध्यान से. सो दो बातों का ध्यान इसमें रखना है हमने. अगर है ये इंडियन करेंसी का बिल और विदाउट एलसी है तो ये 20 days है. अगर ये फॉरेन करेंसी का बिल है और विदाउट एलसी है तो फिर ये 25 days का है. इसलिए नॉर्मली हम एनटीपी को 25 days का लेते हैं, क्योंकि ये जनरल जम्पशन होती है कि फॉरेन बिल को फॉरेन करेंसी में ड्रॉ किया जाएगा. तो ये हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो कीप दैट इनटू योर माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोर्ट ओवरड्यू बिल इज क्रिस्टलाइज्ड एट व्हाट रेट. ये बता दिया आपको वैसे मैंने. एक्सपोर्ट ओवरड्यू बिल को हम टीटी सेलिंग रेट के ऊपर क्रिस्टलाइज करते हैं. टीटी सेलिंग रेट. इंडियन बिल ड्रॉन अंडर एलसी, सो इंडियन रुपी में ड्रॉ किया बिल एलसी के अंदर. रीइंबर्समेंट बाय बैंक आउटस्टैंडिंग ओवरसीज इंडिया, उसका एनटीपी क्या रहेगा.
सो इंडियन करेंसी का बिल है, लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर इसको ड्रॉ किया है, इसका पैसा हमें आउटसाइड इंडिया मिलेगा, तो इसका एनटीपी क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। सो इसका नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड रहेगा 20 डेज का। किस केस में, इंडियन करेंसी का बिल है, एलसी के अंडर लोन है और पेमेंट हमें मिलेगी आउटसाइड द कंट्री, तो इसका भी 20 डेज है। एक्सपोर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन एंड रियलाइज्ड, कन्वर्शन इनटू इंडियन करेंसी ऑन विच डेट। सो एक्सपोर्ट बिल हमने एक भेजा था कलेक्शन के लिए, हमने परचेज नहीं था किया, अब वो रियलाइज हो गया है, अब उसका पैसा हम अकाउंट में क्रेडिट करेंगे इंडियन रुपीस के अंदर, तो कितने पीरियड में करना होगा। हमारे नॉस्टो अकाउंट में ऑलरेडी रियलाइज हो चुका है, तो अब हम कितने पीरियड में कर देंगे मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कितने पीरियड में कर देंगे, इन हाउ मच पीरियड इट विल बी डन। सो आफ्टर फॉरेन करेंसी इज क्रेडिटेड टू नॉस्टो अकाउंट, जैसे ही फॉरेन करेंसी वो रियलाइज हो गया, रियलाइज होने के बाद जैसे ही वो हमारे नॉस्टो अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि सम टाइम रियलाइज हो गया लेकिन हमारे नॉस्टो अकाउंट में क्रेडिट होने में भी टाइम लग रहा है बिकॉज ऑफ द रेमिटेंस एटसेट्रा, तो जैसे ही हमारे नॉस्टो अकाउंट में क्रेडिट होगा तो इमीडिएटली हम इंडियन रुपी में उसको कन्वर्ट कर देंगे वैल्यू डेट के साथ। एक्सपोर्ट बिल सेंट फॉर कलेक्शन रियलाइज्ड, कस्टमर अकाउंट को हम कितने पीरियड में कर दे देंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो एक है कन्वर्जन और दूसरा कस्टमर अकाउंट को हम कितने पीरियड में क्रेडिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11। सो कितने पीरियड में क्रेडिट हो जाएगा, तो ये क्रेडिट हो जाएगा 2 वर्किंग डेज के अंदर, 2 वर्किंग डेज के अंदर, ध्यान रख लेना इसको, इट विल बी डन इन 2 वर्किंग डेज। तो 2 पॉइंट्स आगे, कलेक्शन के लिए भेजा, रियलाइज हो गया, कन्वर्जन कब करेंगे, जब नॉस्टो अकाउंट में क्रेडिट हो गया, वैल्यू डेट के साथ कर देंगे, और कस्टमर के अकाउंट को मैक्सिमम कितने पीरियड में क्रेडिट करना होगा, 2 वर्किंग डेज के अंदर। इंपोर्ट बिल अंडर एलसी इज ओवर ड्यू, क्रिस्टलाइजेशन कितने पीरियड में करना होगा और किस रेट के ऊपर करेंगे। पहले हमने एक्सपोर्ट बिल की बात की थी, क्वेश्चन नंबर 7, 8। हियर वी हैव इंपोर्ट बिल अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट ओवर ड्यू है, इसका क्रिस्टलाइजेशन कितने पीरियड में करेंगे और किस रेट के ऊपर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। कितने पीरियड में करेंगे और किस रेट के ऊपर करेंगे, सो दैट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। सो इट विल बी एट बैंक डिस्क्रिशन, बिल सेलिंग रेट लगेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इसमें बैंक डिस्क्रिशन रहेगा और रेट कौन सा लगेगा, सो रेट लगेगा बिल्स सेलिंग रेट। एक्सपोर्ट में हम यूज करते हैं टीटी सेलिंग रेट और इसमें हम यूज करेंगे बिल्स सेलिंग रेट। इनवर्ड रेमिटेंस है, फॉरेन करेंसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी, कितने परसेंट तक इनवर्ड रेमिटेंस हमारे पास आई है, हमने फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना है, कितने परसेंट वैल्यू तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कितने परसेंट वैल्यू तक हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। So this can be done up to certain amount according to uniform policy of the bank. कुछ अमाउंट तक, और कुछ अमाउंट कौन सा होगा, जो बैंक की पॉलिसी है, और बैंकों की पॉलिसी सभी कस्टमर्स के लिए एक जैसी होगी। बैंक डिलेड क्रेडिट ऑफ फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस, सो बैंक के पास फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस आया लेकिन बैंक ने कस्टमर को क्रेडिट करने में डिले किया, इसके ऊपर बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाउ मच इंटरेस्ट बैंक हैज टू पे, हाउ मच इंटरेस्ट बैंक हैज टू पे, बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। हाउ मच इंटरेस्ट बैंक हैज टू पे, बैंक को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा।
सो बैंक विल पे सेविंग बैंक प्लस 2%, जो करंट सेविंग बैंक का रहेगा प्लस 2%, नॉट 2% अलोन, बट बैंक रेट बैंक सेविंग बैंक प्लस 2%. Amount credited to Nostro account for credit to saving bank account in India. Bank sends intimation to beneficiary. If no response for how many days, bank will crystallize to Indian currency. तो हमारे नॉस्ट्रो अकाउंट के अंदर अमाउंट क्रेडिट हो गया है, जिसे हमने सेविंग बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना है. हमने कस्टमर को इंटीमेशन भेजा बेनिफिशियरी को, लेकिन बेनिफिशियरी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कितने दिनों तक. तो अगर ये रिस्पॉन्स कितने दिनों तक नहीं आता तो बैंक इसको इंडियन करेंसी में क्रिस्टलाइज कर देगा. क्वेश्चन नंबर 15. बैंक विल क्रिस्टलाइज इनटू इंडियन करेंसी, इंडियन करेंसी में उसको क्रिस्टलाइज कर देगा. So if there is no intimation for 5 working days, अगर 5 वर्किंग डेज तक कस्टमर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इन ए फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट इफ पीरियड इज नॉट मेंशन्ड, तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट कितने पीरियड का होगा? नॉर्मली पीरियड विल बी मेंशन्ड, बट इफ पीरियड इज नॉट मेंशन्ड इन द फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट्स, तो पीरियड कितने पीरियड का होगा? तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट का पीरियड कितने पीरियड का होगा? क्वेश्चन नंबर 16. सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने पीरियड का होगा? सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट 1 महीने का होगा, मैक्सिमम 1 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना. फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर्स ऑन जुलाई 12, कस्टमर डज नॉट कैंसिल इट, बैंक विल कैंसिल इट विद इन हाउ मच पीरियड? एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, मैच्योर हो रहा है जुलाई 12 को, कस्टमर ने इसकी कैंसिलेशन के लिए हमें नहीं लिखा है, तो बैंक इसको कितने पीरियड में कैंसिल कर देगा? क्वेश्चन नंबर 17. इन हाउ मच पीरियड बैंक विल कैंसिल इट, बैंक इसको कितने पीरियड में कैंसिल कर देगा? सो बैंक विल कैंसिल इट इन हाउ मच पीरियड? तो बैंक इसको कैंसिल कर देगा विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज के अंदर बैंक इसको कैंसिल कर देगा. सो इट विल बी कैंसल्ड विद इन 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज के अंदर. तो आपकी